वेलकम बैक गुल चारुका वाजा जाहिद अली ख़ान साहब में अम्बराएँ और वती दिलचस्प गुफ्तगू अचे में दिला मसरूर कन गए। सर, आपका सयाहत की बात करते हैं। सयाहत के दौरान कराची से मुमासलत वाला कोई शहर आपको मिला पूरी दुनिया में? जी, मेरा ख़्याल है कि कराची से मुमासलत रखने वाला एक ही शहर मैंने देखा, वो काहिरा था। काहिरा? जी, मिस्र का। अगरचे काहिरा का तारीख़ी पस मंज़र तो बहुत ही कदीम है और बड़ा तारीख़ी एतबार से वो एक बड़ा रिच शहर है, लेकिन कल्चरली लोगों का बिहेवियर, ट्रैफ़िक का बहाव, मकानात की तरतीब और कुछ गंदगी का भी जो उनसर है, वो मुझे लगा कि जैसे कराची का जुड़वां भाई है। लेकिन बदकिस्मती से कराची की मुमासलत बहुत कम शहरों के अंदर पाई जाती है। वजह उसकी यह है कि कराची को तरक्की करते हुए जिस मुकाम पर जाना चाहिए था, वो बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ गया है। और इसकी क्या वजह है सर? ये जो पस्ती है, हाँ, आपने ये बड़ा एक अहम, इसकी मतलब क्या वो रीज़न्स हैं, बेसिक रीज़न्स? क्यों? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यहाँ पर मशहूर है? वैसे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, हमारी अपनी गलतियाँ थी, या हमारे सियासतदानों की गलतियाँ थी? क्या हुआ है ऐसा? देखें, गलतियाँ तो सियासतदानों की भी हैं और अवाम की भी बहुत सारी गलतियाँ इसमें शामिल हैं कि अवाम एक ऐसे रुख पर बहना शुरू कर दिया है कि जिसका नतीजा ज़ाहिर है कि तबाही था। पाकिस्तान बना और 30 सालों तक वो तमाम कम्युनिटीज़ एक जान होकर कराची में रहती थीं। यानी 1960 की दहाई जो मैंने तो नहीं देखी अपने शऊर के साथ कराची में, लेकिन मैंने सुना है कि 1960 का कराची जो था वो खूबसूरत तरीन शहर था, हर एतबार से, सकाफ़ती एतबार से, बिज़नेस के एतबार से, यानी कराची ऊपर ही की तरफ जा रहा था। 70 की दहाई जो था वो उसका पीक था। तो अब 80 की दहाई में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिसके नतीजे में कराची जो था वो उसने अपनी जो वक़ार था उसको खोना शुरू किया, अमन तबाह होना शुरू हुआ। और ये खालिस्तन मतलब है कि अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए कि ये लिसानी फ़सादात थे जो 80 की दहाई में दरमियान में किसी जगह पर ये फूटे और फिर कराची को तबाह करके इन्होंने रख दिया। आप ये देखिए कि 1970 में कराची में गैर मुल्की सयाहों का अज़्दहाम था, यानी सैकड़ों की तादाद में सयाह आपको सदर के इलाके में और साहिलों पर और साहिल समुंदर पर नज़र आते थे। ये एक बाकायदा हिप्पी ट्रेल कायम हो गई थी, यानी ये यूनान से, यूरोप से निकलते थे, यूनान से तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान। ये एक पूरा ट्रेल था सयाहों का जो कायम हो गया और इसके नतीजे में बड़ा ज़बरदस्त ज़र मुबादला पाकिस्तान को मिलता था और गैर मुल्की कल्चर भी साथ में यहाँ पर आया करता था। लेकिन जूँ जूँ हालात ख़राब होते चले गए, सयाहों की आमद भी बंद हो गई और अब आप देखिए कि कराची में कहीं आपको दूर दूर तक कोई गैर मुल्की सयाह नज़र नहीं आए। गैर मुल्की सयाह नज़र नहीं आते जी। सर, आप माशाल्लाह फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत अच्छे हैं। कराची की कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको आप समझते हो शाहकार हैं? मगर अगर आपको एक दिन दे दिया जाए और एक दिन आपके पास है और आपने कराची की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जो है वो शूट करना है, कौन कौन सी बिल्डिंग को शूट करेंगे आप? देखिए, कराची में तो बड़ी खूबसूरत इमारत हैं जो अंग्रेज़ हमें विरसे में छोड़ कर गया। तारीख़ी शहर तो ये था नहीं, लेकिन जो कुछ बनाया वो अंग्रेज़ों ने बनाया और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स उन्होंने तामीर की। बदकिस्मती से हम उनको मेंटेन नहीं रख सके। अब आप देखिए, KMC की बिल्डिंग खुद एक विक्टोरियन तर्ज़ तामीर का शाहकार है। आप फ्रीयर हॉल की बिल्डिंग देख लीजिए, आप जिमखाना देख लीजिए, आप मुस्लिम जिमखाना देख लीजिए, आप बंदर रोड पर चले जाइए, आपको दसियों बिल्डिंग्स ऐसी नज़र आएंगी। गवर्नर हाउस देख लीजिए, वो एक शाहकार बिल्डिंग है। और आप
टावर, मेरीवेदर टावर देख लीजिए, एनजेवी स्कूल देख लीजिए, मतलब ये इस तरह की दसियों बिल्डिंग्स हैं। बदकिस्मती से हमने इसको, चूँकि सयाहत हमारे यहाँ कोई 30 साल से ना होने के बराबर है, तो जहाँ सयाह नहीं आते हैं वहाँ इस किस्म की चीज़ों के बारे में ख्याल भी नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि इन इमारतों को अगर आप इनकी फ़ोटोग्राफ़ी करें और इनको लोगों के सामने लेकर आएँ तो लोग हैरान रह जाएंगे कि ये इमारतें भी मतलब पाकिस्तान में और कराची में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में फ्रीयर हॉल की जो बिल्डिंग है वो शाहकार तर्ज तामीर है, विक्टोरियन और गोथिक। आपने की है इसको? जी, मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की है। मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूँ। 2005 का ज़लज़ला जब आया है कश्मीर में, तो उसकी कवरेज को देखने के लिए मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था, तो मुझे इत्तेफाक से ये देखने का मौका मिला कि पाकिस्तान के उन्वान से जो तस्वीर गूगल पे दस्तयाब थी उनकी तादाद 5000 थी, और जब मैंने इंडिया के नाम से सर्च किया तो कोई 50 लाख से ज़्यादा तस्वीर जो थी वो इससे मुंसलिक थी, जो दस्तयाब थी इंटरनेट के ऊपर। तो मैंने फिर वहाँ पर एक फ़ैसला किया, मैं शौकिया फ़ोटोग्राफ़र तो था ही, मैंने तहैया किया कि मैं पूरे पाकिस्तान की फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा और उसको इंटरनेट के ऊपर जो है वो हैशटैग के साथ करूँगा। और नतीजा ये निकला कि फिर मैंने उसके बाद चौकंडी की यानी तस्वीरें मैंने पहली बार मैंने खींची और उसको मैंने इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया, और वो चौकंडी के नाम से जो थी वो सर्च की जाने लगी। और फिर उसके बाद तो फ़ोटोग्राफ़ी का एक दौर शुरू हो गया कि छोटे बड़े हर तरह के कैमरे मोबाइल पे भी दस्तयाब थे, लोगों ने करना शुरू किया। लेकिन मैंने ख़ास तौर पर कराची से लेके और कनकोडिया तक यानी K2 बेस कैंप तक मैंने ट्रैवलिंग की और मैंने तस्वीरें खींची और मैंने उनको इंटरनेट पे अपलोड किया, और मैंने पाकिस्तान के उन्वान से उनको मुतारिफ़ कराया दुनिया से कि पाकिस्तान में लहलहाते खेतों का एक वसी सिलसिला है पूरे पंजाब में, सरसब्ज़ पहाड़ों का खूबसूरत तरीन सहरा पाकिस्तान के अंदर है। और आप चले जाइए शुमाली इलाका जात में तो जन्नत नज़ीर इलाके अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, और हमारे पास दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो एक जगह पर आकर मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। यानी दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं, जिनमें एक K2 है दुनिया की नंबर 2 यानी वो। तो हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अभी हम अगर इंटरनेट को सर्च करेंगे तो आपकी काविशों के बाद हम थोड़ा सा मुतमिन होंगे इंडिया। जी बिल्कुल, लाखों की तादाद में अब तस्वीर जो है वो मौजूद हैं। यानी हमने आज से 2009 में हमने एक फ़ोटोग्राफ़र्स का एक पूरा ग्रुप जो था वो 18-20 अफराद के ऊपर मुश्तमिल, हम कनकोडिया गए। ये यानी मतलब है कि आप स्कर्दू से कोई 8 घंटे की जीप पे सफ़र करके पहुंचते हैं और फिर वहां से पैदल आप कोई 8 या 9 दिन के बाद वहां पर पहुंचते हैं। तो हम वहां गए और हमने एक एक कदम की फ़ोटोग्राफ़ी की और हमने लोगों को दिखाया कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। आप लाहौर में चले जाइए, वहाँ पर आपको दसियों बिल्डिंग्स मिलेंगी जिनको आप तारीख़ी तौर पर जो है वो पेश कर सकते हैं दुनिया के सामने के, लेकिन हमने उनको ठीक तरीके से कभी दुनिया के सामने पेश ही नहीं किया। यानी ख़ुद कराची वालों को नहीं मालूम होगा कि उनके इस अजीम शहर के अंदर कितनी शानदार इमारतें हैं जो अंग्रेज़ ने छोड़ी और फिर बाद में जो यहाँ के मुकामी जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ थी उन्होंने बनाई, जैसे मोहम्मदी हाउस है, जैसे खालिक दीना हाल है, मतलब ये इस तरह की और बहुत सारी इमारतें जो हैं वो मुकामी बिजनेसमैनों ने भी बनाई हैं, लेकिन वो एक जंगल में वो छुप सी गई हैं। उनके चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं और कोई उनकी देखभाल का कोई ऐसा मौसर इंतज़ाम नहीं है, जिनकी वजह से उनका हुस्न जो है वो गहना गया है। कराची के बारे में सुना करते हैं कि इसकी सड़कों को धोया जाता था, यहाँ पर जो है अगर कोई गोश्त बेच रहा है तो उसको बाकायदा ढांप के जो है ना वो गोश्त को बेचा जाता था। तो ये सारी जो है ना वो एक शहरी स्कीम थी, एक मनसूबाबंदी थी, इंतज़ामिया एक्टिव थी, लोग मुखलिस थे, डिवोटेड थे। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमें अगर कोई डर होता था तो पुलिस का होता था, इसका मतलब है कानून पर भी अमल दरामद जो है ना वो उस वक़्त होता था। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं गायब हो गई, इधर उधर चली गई। अभी आप समझ रहे हैं कि कराची दोबारा उसी शक्ल में आ रहा है, या आप इस बारे में मायूस हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि कराची करवट बदल रहा है। देखिए, जो कुछ हमने पिछले 25 सालों में 30 सालों के अंदर कराची में किया है, जो सियासत जिस तरीके की यहाँ पर अपनाई गई है और उसके नतीजे में जो कुछ हमें देखा है वो हमने देख लिया कि लिसानियत, तफर्रक़बाज़ी, फ़िरक़ाबाज़ी, फ़िरक़ाबंदी, दहशतगर्दी ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमने तमाम तर दुख सह कर देख लिए और मेरा ये ख्याल है कि अब आवाम को ये फ़ैसला करना चाहिए कि उन्हें इस कराची को वापस 60 की दहाई में लेकर जाना चाहिए। जाना तो इसको 21वीं सदी के में था, लेकिन अगर हम वापस इसको 60 की दहाई में भी ले जाएं तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह कराची एक बार फिर रोशनियों का शहर बनेगा और बन रहा है। वश न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है सर? वश न्यूज़ ने अभी जो एक नए दौर का आगाज़ किया है, अव्वल तो वश न्यूज़ को अरसा हो गया है चलते हुए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वश न्यूज़ एक बलोची, वाहिद बलोची चैनल है, ठीक है, और अभी इसके अंदर जो है ना उर्दू प्रोग्राम्स का भी जो है वो आगाज़ किया गया है, इसके बारे में आप? देखिए, चैनल्स तो इस वक्त आगाही का बहुत बड़ा ज़रिया हैं और ख़ास तौर पे ये जो मुकामी चैनल्स हैं, जो मुकामी ज़बानों के चैनल्स हैं, ये तो बहुत बड़ी नेमत है उन इलाक़ों के लिए, बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर दूर अफ्तादा इलाक़ों के लिए, कि जहाँ पर आप एक आम साफ़ी नहीं जा सकता और आप वहाँ पर जो है वो दुनिया भर की मालूमात उनको पहुँचा रहे हैं। ये तालीम का ज़रिया भी बन जाता है और मुझे तो बहुत खुशी है कि वश टीवी जो है वो बलोचों के लिए एक भरपूर तरीके से उनकी रहनुमाई करने का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बलूचिस्तान एक कुदरत की एक खूबसूरत तरीन ख़ित्ता है और मैं चाहता हूँ कि वश टीवी बलूचिस्तान की एक एक खूबसूरती को उजागर करे और न सिर्फ बलोचों को खुद दिखाए बल्कि पूरे पाकिस्तान को बताए कि बलूचिस्तान है क्या। मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं बलूचिस्तान में, और जब हम उनके पास जाते हैं और वो सज्जी हमें पका कर खिलाते हैं तो वो मंज़र ही कुछ और होता है। तो वो लोगों ने देखा ही नहीं है कि ये जो जब वो बनती है सज्जी और वो जब दुम्बे को लटका कर और उसको पकाया जाता है 3-4 घंटे तक, तो ये कल्चर लोगों को दिखाने का वाहिद ज़रिया जो है वो मीडिया ही है। खूबसूरत तरीन इलाके हैं। मैं अस्तोला आइलैंड गया हूँ, मैं गवादर गया हूँ, पसनी गया हूँ, खुशदार गया हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं बलूचिस्तान के एक एक चप्पे को देखूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। बदकिस्मती के वहाँ के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि बहुत सारी जगहों पर हम जा सकें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ और मैं चाहूँगा कि वश टीवी बलूचिस्तान के एक एक चप्पे को लोगों को दिखाए। और वश टीवी बलूचिस्तान के एक एक चप्पे को दिखा रहा है। जितनी भी आपने नाम लिए माशाल्लाह, मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस आजकल बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो बलूचिस्तान की जो है ना वो खूबसूरती को दिखाया जा रहा है और दुनिया के सामने लाया जा रहा है, और वो ख़बरें जो आम लोगों तक नहीं पहुंच रही उनको भी जो है ना वो दुनिया के सामने लाया जा रहा है। सर, आपने माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी एक मिसाली ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी बटी हुई है, आपने अपने आप को बांटा हुआ है, तकसीम किया हुआ है, मुख्तलिफ़ जो है ना वो काम सरअंजाम दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप नौजवानों के बारे में कोई ऐसा मैसेज दें कि कामयाबी किस तरह मुमकिन है। आप एक कामयाब इंसान हैं, तो एक कामयाब इंसान के मुंह से जब नौजवान सुनेंगे तो यकीनन वो उसको पकड़ के रखेंगे। देखिए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी को 2-3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक मेरी पेशा वराना ज़िंदगी है, एक मेरे शौक़ हैं, और उन शौक़ को उन तमाम जो मेरे शौक़ हैं उसके अंदर भी एक ज़िंदगी को समझने का, उसको गुजारने का सलीका है। सियाहत मेरा शौक़ है, फ़ोटोग्राफ़ी मेरा शौक़ है और मैं अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियां भी भरपूर तरीके से अदा करता हूं। मैं यकीन रखता हूं मेहनत के ऊपर और मैं यकीन रखता हूं ख्वाबों के ऊपर। आप ख्वाब देखिए, अच्छे ख्वाब देखिए और ऊंचे ख्वाब देखिए और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत कीजिए। अनथक मेहनत ही
बुनियादी अंसर है कामयाबियों को समेटने का। माशाल्लाह, अनथक मेहनत ही बुनियादी अंसर है कामयाबियों को समेटने का। मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है, इसलिए यही कहा जाता है, यही पैगाम है ज़ाहिद अली ख़ान साहब का। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर जो है वो मैं कराची के पेज पे आगाह कीजिएगा। गुले चारों का मैं प्रोग्राम में वाद बुत ख़त्म देमे प्रोग्राम यकिन लोके मेहमान को शुमेल मसारी दिए वक्ती मेज़बान मुसव्वर बलोचा इजाज़त भी दिए। अल्लाह म्यारे।